तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो है आपका ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। इस नाम से ये स्पष्ट है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता हो, उसी को हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये पुरानी प्राचीन अवधारणा के अनुसार है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार है आपका ये टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या मुक्त होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही आपकी ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इससे संबंधित एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे। उसमें पूछेगा ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। अभी आपको अपचयन पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में इसको कुछ किसी दूसरे नाम से दिया हुआ है, समय याद नहीं आ रहा है, आप लोग जरा देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आपका ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है। समझ गए? आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कोई यम नाम का मान लीजिए तत्व है, ये कोई तत्व है, इसको अगर क्रिया कराएंगे तो यम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने त्याग के डिफिनेशन से ये स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे कॉपर ले लिया तो कॉपर को जब क्रिया कराएंगे तो कॉपर पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। +2 आपका हो गया है, इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ गए? आइए दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सीकरण का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na ले लिया, तो Na पर कितना चार्ज होता है, Na पर +1 होता है, तो +1 लिखते नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइनस। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। क्लियर? ऑक्सीकरण एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता हो और हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता हो। ये प्राचीन अवधारणा के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और आते हैं अपचयन पर। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ते हैं अपचयन, और अपचयन में जो है वो आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलेगा, यही होगा इसमें। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे क्लोरीन ले लिया, समझिए, यहाँ पे क्लोरीन लिया तो यहाँ पे 2 है, कोई भी तत्व है उसको अणु के रूप में हम लिखते हैं, ना कि हम केवल Cl लिख देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। अभिक्रिया में जब उसको हम लेंगे तो उसको हम अणु के रूप में लेंगे। तो यहीं पे देख लीजिए, क्लोरीन को लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, 2Cl - Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स आउट 2Cl-। समझ गए इतना टॉपिक? सेकंड एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन ले लिया, वो -2, ये ऑक्साइड बन गया आपका, ये क्लोराइड बन गया, ये ऑक्साइड बन गया, ये क्लोराइड बन गया। तो टॉपिक क्लियर? आइए अब आते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त रूप से अभिक्रियाओं के बारे में। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? आइए अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की आपके बोर्ड एग्जाम में 100% चांस बन जाते हैं। किसी ना किसी सेट में आपके एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। जब से एनसीईआरटी यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में लगी हुई है तब से ही पूछ लिया जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग के एनसीईआरटी में अंतिम पोर्शन होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आइए समझ लेते हैं, यहीं पर समझते हैं। आइए
वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों साथ साथ होगा इसमें, और आपको बताना रहेगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है और तथा अपचायक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अभी आपको बताएंगे ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। अपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है। इतना स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। आइए अब रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया दे दी गई आपको, लिखा हुआ है आपका फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड में। इसमें आपको पूछ लिया जाए, जैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, इसे पूछ लिया जाए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आप लोग। इस अभिक्रिया को पहले आयनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। अभी समझा रहे हैं, लिख लें। आप समझ लीजिए आप लोग। इसको यहाँ पे तोड़ा है मैंने, क्या किया है, तोड़ा है। इसे फेरिक पर आपका कितना चार्ज होता है, +3 होता है, तो 2Fe + 3। इसको आयनिक समीकरण के रूप में लिखा है। 3 3 दूनी 6, -1 उस पर होता है तो -6 आगे हो जाएगा, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है तो 6 आगे हो जाएगा, इसलिए 6Cl- Sn + 2। Sn पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है जब स्टेनस होता है तब। और ये 2Cl- और ये फेरस है आपका, तो फेरस पर कितना, +2 और Cl पर -1। स्टेनर पर कितना होता है का +4 होता है और Cl पर -1। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या आपकी बढ़ेगी, जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यहाँ +2 से +4 हो रहा है, +2 से +4 हो रहा है, यहाँ +2 से +4 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका 1 मिनट प्लीज। इसका क्या हो रहा है, इसका आपका अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी घट रही है। अपचयन, समझ गए। और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं।
हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिसका अपचयन होगा यानी कि ऑक्सी और अपचयन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, उल्टा कर दीजिएगा। जैसे अपचयन और ऑक्सी कारक का नाम ले कोई भी, तो तुरंत ही इसके साथ में जोड़ दीजिएगा। जो अपचयन की परिभाषा होगी वही ऑक्सी कारक की परिभाषा होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सी कारक हो जाएगा। इसका ये ऑक्सी कारक पदार्थ है और ये अपचायक है। ये यहाँ पर लिखना चाहिए, सॉरी, अपचायक, ये अपचायक हो गया। इतना सब कुछ क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया पर आप लोग जाइएगा। एक अभिक्रिया है MnO2 + 4HCl गिव्स आउट MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें बताइएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका ऑक्सीकारक हो रहा है, किसका अपचायक हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, ये बताइएगा आप लोग। ये करिएगा, होमवर्क है आप लोगों के, प्रैक्टिस के रूप में ले लीजिए आप लोग ये। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, अपचायक। आप लोगों ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा। उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, उसका अपचयन होता है। वो आप लोगों ने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोग एक एग्जाम्पल और नोट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है MnO2 + 4HCl गिव्स आउट MnCl2 + 2H2O + Cl2। आइए पढ़ते हैं अपचायक। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में एक टॉपिक और भूल गए थे हम, वो टॉपिक रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित करना बताएंगे आपको इसमें। और सभी प्रकार के रासायनिक समीकरण के जितने भी सवाल होंगे उसको कराएंगे। NCERT सवाल भी करा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, संतुलित भी करा देंगे। वह पढ़ते हैं अपचायक। वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। वह पदार्थ जो दूसरे को अपचयित करते हैं तथा स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं, अपचायक कहलाते हैं। जैसे यन्ने आपकी सब धातुएं हो गई, धातु हो गई, अधातु हो गई आपकी, अन्य Al Zn C हो गया, S हो गया, फास्फोरस हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन अम्ल जो होता है वो आपका कैसा होता है, अपचायक होता है। तो हाइड्रोजन अम्ल में जैसे HI, HBr, HCl, HI हो गया आपका धनात्मक हाइड्राइड, ये कैसा है, ये आपका अपचायक है। तो इसका एग्जांपल देखिए NaH, LiH2, CaH2 आदि। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं, इसका सेम उल्टा है। एक याद करेंगे तो एक फ्री में पाएंगे, केवल एग्जांपल याद करना पड़ेगा। ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचयित होते हैं। जैसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व O2, O3, F2, Cl2, धातु व धातु ऑक्साइड MgO, CaO, CO2, SO3। समझ गए? इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं रासायनिक समीकरण पर। आज इस पार्ट को ख़त्म करके ही रहेंगे। थोड़ा नॉइस हो रहा होगा, फ़ैन चल गया है तो फ़ैन को भी ऑफ कर देते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो केमिकल रिएक्शन, आपका पोर्शन छूट गया था उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन।
रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के नामों के स्थान पर, जैसे सोडियम है आपका, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। तो Na ऐसे ही लिखेंगे तो ही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। इसको साइंस की भाषा में समझते हैं। आइए, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के नामों के स्थान पर उनके सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और आइए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि को देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बच्चे यहीं से बेसिक आपका कमज़ोर हो जाता है। यहीं से रसायन समझ लीजिए आपकी शुरू हो रही है। इसके बाद में आपको एक वीडियो कमेंट करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। इस वीडियो पर 500,000 लाइक आनी चाहिए, कम से कम 1000 लाइक आनी चाहिए। अगर 1000 लाइक पूरे हुए तो आप लोगों के लिए सूत्र वाली वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे आप हज़ारों और लाखों करोड़ों सूत्र बना सकते हो अपने बल पर। मैं खुद भी बनाया हूँ। एक दिन अपनी मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई को फुल सपोर्ट करिए। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में सर्वप्रथम आपको अभिकारकों और उत्पादों के नाम और सूत्र ज्ञात होने चाहिए। नाम और सूत्र ज्ञात होने चाहिए। और समीकरण में पदार्थ को सदैव अणु के रूप में, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि उनको अणु के रूप में लिखेंगे, लेकिन द्विपरमाणु अणु को केवल अणु के रूप में लिखेंगे। और एक परमाणु अणु को, जैसे आपका द्विपरमाणु अणु कौन कौन से, H2 Cl2 Br2 I2। एक परमाणु तत्व कहे, जैसे Ag Al Mg हो गया, आपका Na हो गया, ये सब कैसे अणु है? ये सब एक परमाणु अणु है। और थर्ड जो पोर्शन है आपका रासायनिक समीकरण में, अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं तथा इनके बीच में एक से अधिक अभिकारक होने पर या एक से अधिक उत्पाद होने पर इनके बीच में, इनके मध्य में प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य में एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया को। जैसे आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है, मान लीजिए Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। क्लियर इतना? अब देखिए यहाँ पर एक से अधिक अभिकारक है, तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक हमेशा बाईं साइड पर रहेगा। और ये उत्पाद है, ये हमेशा दाईं साइड पर रहेगा। ये दाईं, ये बाईं। और इसको बीच में देख लिए सिंबल लगा हुआ है प्लस का। और इसको पूरी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए आपको एक तीर जैसा सिंबल नजर आ रहा होगा, ये तीर है ये। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको पढ़ाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, उनको पढ़ाएंगे, उन पर विचार करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।